हेलो बच्चों, बोर्ड में तो नेट ही नहीं कनेक्ट हो पाया। लैपटॉप में मैंने किसी तरह से मैनेज किया है। डिजिटल बोर्ड में बहुत कोशिश की बट इट्स कंटिन्यूअसली फेलिंग। अब हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या? if I share this display, आवाज आ रही है क्या? सर। हाँ सर। ओके। क्या कहते हैं उसे? कास्ट टू अनदर डिवाइस ना? डेस्कटॉप। Nearby sharing project. Mm-hmm. कभी कभी टेक्नोलॉजी मदद करने के बजाय परेशान कर लेती है, बट वही टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी देती है। कुशाग्र ने मुझे मैसेज किया था। अच्छा, हाँ, कुशाग्र एक्चुअली वेबसाइट का बैकएंड पे मेंटेनेंस चल रहा था, वी ऑल नो, तो उस वजह से वो चीज होल्ड पर थी। आज हो जाएगा कुशाग्र का। काफी वेट किया कुशाग्र ने।
That's एक्चुअली टैब मेरा राजीव सर यूज कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अगर फोन पे लिखूं तो क्या मैं उसे लैपटॉप पर दिखा सकता हूँ? ऑडियो अजीब सा आ रहा है। ऑडियो अजीब सा है, माइक चुबा रहा है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली नेट हाँ नेट का ही प्रॉब्लम, नेट का जबरदस्त प्रॉब्लम है, इसलिए बोर्ड में इसीलिए तो कनेक्ट नहीं हो पाया। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, पर पीछे डिवाइस का कुछ तो खटखट खटखट आवाज आ रहा है। चबा रहा है भाई। हाँ वही आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, डिवाइस कैसे खटखट खटखट आवाज आ रहा है कुछ तो। ओके अब अभी आ रहा है पर थोड़ा कम हो गया, हल्का हल्का आ रहा है। अच्छा mirror your phone's screen. ठीक है, 2 मिनट दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। रहिए, सभी लोग मीटिंग में हैं। सर शायद माइक का आवाज आ रहा होगा बार बार। Dex. Settings. Book. Trouble connection. अरे टीवी में कर ही नहीं रहा हूँ, बता रहा टीवी को रीस्टार्ट करो। Samsung Dex. बच्चे रह गया, कोशिश कर रहा हूँ, बट बच्चे ज्वाइन हुए हैं। हाँ बच्चे क्या करेंगे बारिश में, कहाँ जाएंगे? हेलो सर। कैसे करेंगे? हेलो सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर। उसको दिखेगा, बट आज वो सेटिंग ही नहीं मुझे दिख रही है कहाँ से एक्टिवेट होगी। पहले इसको टैब मोड में ले जाइएगा ना। नहीं, एक वायरलेस डिस्प्ले रहता है,
मतलब ये सेम चीज वहां डिस्प्ले हो जाएगी फोन की उसमें भी स्क्रीन। लिखने तो चलेगा सर, पूरा फोल्ड अप 360 होता है। हाँ हाँ, तो उसमें लिखने चलेगा। हाँ, उस पे लिखने से चलेगा, फिर मैं नहीं दिखूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। 360 बना लीजिए उसको। एक तरह से मैं दिख भी सकता हूँ। अब भी आवाज वैसी ही आ रही है क्या? हेलो बच्चों। हाँ सर। ओके। अभी जो मैं टेक्नोलॉजिया लगा रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजिया को देख रहे हैं वो आप। हाँ? पता है क्या किया मैंने? क्या किया, गेस करो। फोन से ज्वाइन करके फिर उसको शेयर करेंगे। ये जो वीडियो तुम मेरा देख रहे हो, ये हाँ, लैपटॉप के वेबकैम से नहीं आ रहा है, फोन से आ फोन रहा है। है, फोन है। ये फोन से। आ रहा है। फोन के कैमरा से आ रहा है। अब मैं लैपटॉप को करूंगा क्या? सर कोई तो नॉइज आ रहा है। अब यार वही नॉइज के कब चक्कर में से तो ये वही सब कर बोल रहे रहे हैं। हैं, कब से वही बोल रहे हैं हम। अब मैं लैपटॉप को कर देगा, बना देगा टैब। एक फोन इधर आ रहा, स्मार्ट आदमी तेरे सामने। अभी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। सर अब तो और ज्यादा आ रही है। चलिए मैं एक बार रीजॉइन करता हूँ। ऐसे लग रहा है कोई मॉनिटर चल रहा है पीछे। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बन रहे हैं। चबा रहा है माइक को। देवांश, बोल। इधर कैमरा ऑन है। अब बताइए। जानबूझ के किया है। मैं अब बताएं जरा। कैमरा ऑन करो। हाँ सर अभी नहीं आ रही आवाज, सही है। अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ सर। बढ़िया, पक्का श्योर ना? हाँ सर। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। द ग्रेट दिख रहा है? ग्रेट तो दिख रहा है। अरे सिगरेट नहीं, द ग्रेट। द ग्रेट, द ग्रेट। देवांश भी दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं सैमसंग नोट्स के पास। आज तो मजा ही आ जाएगा। इसको जरा मैं एक तो जूम जो है वो टच फ्रेंडली है नहीं, तो इसको पहले मैं कर लेता है पिन। चलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो बच्चों। नहीं सर, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। अरे तो वही स्क्रीन है यार। तो बोल। ब्लैक तो स्क्रीन है, अब मैं लिख रहा हूं तो ये दिख रहा है ना? हाँ सर दिख गया। अच्छा चलो, तो हम लोग थोड़ा पहले एक काम करते हैं।
edit cover, note style, templates. So we are at फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला टॉपिक क्या? प्रेशर। क्योंकि वेबसाइट डाउन थी इसलिए रिकॉर्डिंग ऐड नहीं हो पाई या लाइव नहीं जा पाई क्लास, इसलिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स नया चैप्टर है तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा हमारा पीछे रह जाए, इसलिए सारे ऑब्जर्वेशंस एक बार लिस्ट कर लेते हैं फटाफट। बस मुझे आप याद दिलाते रहना कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन सा है। कितने ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट किए थे बच्चों हम लोगों ने? 7। 9 किए थे सात। शायद। 9। 8 किए थे। चलो, तो 7 और 9 का एवरेज 8 आ गया। 8 ऑब्जर्वेशंस किए थे हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था कि जो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करता है फोर्स और कॉम्प्रेसिव होता है, जो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करता है फोर्स और कॉम्प्रेसिव होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है। सो व्हाट इज अ थ्रस्ट फोर्स? अ थ्रस्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज नॉर्मल। आज प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग रिवाइज करने के बाद, मजा आएगा। दैट इज अ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर एक्ट करने वाला फोर्स, 90 डिग्री पर एक्ट करने वाला फोर्स प्लस 90 डिग्री पर एक्ट करने वाले टेंसाइल फोर्स को थ्रस्ट नहीं कहेंगे। 90 डिग्री पर नॉर्मल फोर्स मतलब 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो, लेकिन थ्रस्ट उसका नाम तभी दिया जाएगा जब वो एक दबाव का बल हो, जब वो एक कॉम्प्रेसिव फोर्स हो। इसी नॉर्मल फोर्स को इसी नॉर्मल फोर्स को अगर पर यूनिट एरिया मेजर कर लिया जाए, इसी नॉर्मल फोर्स को जिसे हम लोग थ्रस्ट भी बोलेंगे, जिसे हम लोग थ्रस्ट भी बोलेंगे, उसको अगर पर यूनिट एरिया मेजर कर लिया जाए तो क्या कहते हैं बेटा? इसे इसे ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट प्रेशर। बहुत अच्छी बात है, इसे ही हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। अब बताएंगे आप मुझे, पहले ऑब्जर्वेशन में और भी कुछ बताया था मैंने या फिर दिस वाज डन? यही बात थी। याद दिलाते रहो क्योंकि मैं कोई रट के नहीं पढ़ाता हूं, मैं जो फ्लो में वहां उस दिन पढ़ा दिया वो रटा नहीं रहेगा। बस आप मुझे याद दिलाते रहो, मैं बताता रहूंगा। मैं चाहता हूं उसी सीक्वेंस में बताऊं ताकि रैंडम ये ना हो जाए कि उस दिन सर ने ऑब्जर्वेशन 3 में ये बताया था, आज तो कुछ और बता दिया। Sir, हाँ, in a static fluid at any point, only compressive normal stress develops, and that too is equal in magnitude from all possible directions. ग्रेट, जबरदस्त। सो दूसरा ऑब्जर्वेशन बेटा, ये पहला ऑब्जर्वेशन में ही ये बात हमने कंटिन्यू की थी क्या, कि एक सॉलिड बॉडी की बात करें अगर, एक इसको क्या हुआ भाई, सॉलिड बॉडी की अगर बात करें तो सॉलिड बॉडी में, एक सॉलिड बॉडी में नॉर्मल फोर्स दो तरह से डेवलप हो सकता है, या दो तरह के नॉर्मल फोर्सेस सॉलिड बॉडी कैरी कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है। एक टेंसाइल नॉर्मल फोर्स और दूसरा
कॉम्प्रेसिव नॉर्मल फोर्स। बट मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉम्प्रेसिव नॉर्मल फोर्स, बट मेरे प्यारे बच्चों, फ्लूइड के केस में टेंसाइल वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या है प्रैक्टिकली कि आप पानी को जब खींचते हो तो वो खींचता नहीं चला आता, वो ब्रेक हो जाता है। सो सॉलिड्स में तो दोनों तरह के नॉर्मल फोर्स डेवलप हो सकते हैं, टेंसाइल भी और कॉम्प्रेसिव भी, लेकिन फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैसेस में सिर्फ कॉम्प्रेसिव ही डेवलप हो सकता है। फ्लूइड, लिक्विड या गैसेस में जब आप उन्हें कॉम्प्रेस करोगे तभी वो उस फोर्स को ट्रांसमिट करेंगे या उस फोर्स को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाएगा, वो ट्रांसमिट होगा, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वो रेजिस्ट कर पाएगा। अब यही फ्लूइड को अगर आप टेंसाइल नॉर्मल फोर्स दे दो, टेंसाइल नॉर्मल फोर्स दे दो, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या पानी एक जंजीर बन के उठता चला जाता है? नहीं, टूट जाता है। टेंसाइल फोर्स फ्लूइड्स कैरी नहीं कर पाते। एक मॉलिक्यूल को तुम पकड़ के खींचोगे, वही टूट के बाहर आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इस फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करेगा अपने ऊपर। तो टेंसाइल फ्लूइड में नहीं डेवलप हो सकता। यही नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड में जो प्रेशर भी डेवलप होगा, यानी कि जो कॉम्प्रेसिव नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो बेटा हर डायरेक्शन में सेम होगा। 360 डिग्री में हर डायरेक्शन से वो एक जैसा दिखेगा, चाहे आप एक्स में देख लो या वाई में देख लो या जेड में देख लो, हर डायरेक्शन से एक जैसा दिखेगा। ठीक है? सो इस ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा था कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड pressure at a point is same from all possible directions, and also solids में internal force tensile nature का भी develop हो सकता है, fluids में internal force tensile nature का develop नहीं हो सकता, compressive nature का ही develop होगा। बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आ गए हम लोग दूसरे ऑब्जर्वेशन पे। दूसरा ऑब्जर्वेशन जहां तक मुझे याद है टेंसर और वेक्टर वाला था ना, टेंसर इस वाला, वो तीसरा था, दूसरा तीसरा वाला ऑब्जर्वेशन। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? कि वही कि हर जगह हर डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है इन अ स्टैटिक फ्लूइड एट एनी पॉइंट। तो बेसिकली अभी जो डिस्कस किया ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक हाँ है? वो ठीक है, चलेगा। पहला ऑब्जर्वेशन, प्रेशर है क्या? नॉर्मल फोर्स ऑन यूनिट एरिया। उसमें भी नॉर्मल फोर्स में भी कैसा फोर्स? कॉम्प्रेसिव नॉर्मल फोर्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स डेवलप हो, एक्स में देखोगे, एक्स में देखोगे या वाई में देखोगे या जेड में देखोगे, सब तरफ से बराबर होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन बेटा क्या था? तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या थी? पिछले चैप्टर में स्ट्रेस की डेफिनेशन थी फोर्स अपॉन एरिया, और इस चैप्टर में तुमने प्रेशर की डेफिनेशन बना दी फोर्स अपॉन एरिया। तो सर दोनों तो सेम ही बातें हुई, क्या दोनों अलग अलग बातें हुई? एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेम भी हैं, एक तरह से देखा जाए तो दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। एक्चुअली डिफरेंसेस तो नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि स्ट्रेस एक जनरल वर्ड है, एक जनरल फिजिकल क्वांटिटी है, और प्रेशर उसी का स्पेशल केस है। नहीं, ये बात नहीं समझी मुझे। ये बात ऐसे समझो कि जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन मोक्ष उन ह्यूमंस में एक अदरवाइज मत लेना, मतलब पता नहीं कैसे यहां पर वर्ड्स फिट हो गए। चलो मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। ह्यूमंस मतलब जनरल बात हो गई, और मैं मारुत एक स्पेशल, उसी का एक स्पेशल केस हो गया, एक स्पेशल सिनेरियो हो गया। सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि आप कह रहे हो स्ट्रेस एक जनरल वर्ड है, जनरल फिजिकल क्वांटिटी है,
और उसी का स्पेशल केस है, उसी का स्पेशल केस है, स्पेशल केस है प्रेशर। ये बात मुझे समझ में नहीं आई पूरी तरह से, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो बैठा हूं यहां, समझाता हूं तुम्हें। देखो, जब मैं कहता हूं स्ट्रेस एक जनरल केस है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी सॉलिड बॉडी के, मान लो कोई सॉलिड बॉडी है और उसके एक पॉइंट पर तुम गए और उस पॉइंट पर तुमने जूम किया और एक क्यूब, छोटी सी, बहुत छोटी सी मॉलिक्यूलर डायमेंशंस की एक क्यूब निकाल ली, माइक्रो डायमेंशन की एक क्यूब वहां से निकाल ली। याद रखना, हम किसी सॉलिड बॉडी के एक पॉइंट पर गए और वहां पर हमने एक ऐसा प्लेन देखा, एक ऐसा प्लेन देखा, एक ऐसा प्लेन देखा। अब बेटा तुम जानते हो कि इस प्लेन पर भी एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, इस प्लेन पर भी एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, इस प्लेन पर भी एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। और क्या कि तीनों सेम होंगे? नहीं, सॉलिड बॉडीज में तीनों सेम होंगे ये कोई गारंटी नहीं। इतना ही नहीं, क्या ये गारंटी है कि तीनों टेंसाइल होंगे? बिल्कुल नहीं। कोई एक कॉम्प्रेसिव हो सकता है, या दो टेंसाइल हो सकते हैं, एक कॉम्प्रेसिव हो सकता है। यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये भी जानते हो कि इवन जिस एरिया पर आप देख रहे हो, उस एरिया पे, एरिया के पैरेलल या एरिया के अलोंग भी एक स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। कौन बताएगा एरिया के अलोंग डेवलप होने वाली स्ट्रेस को क्या कहते हैं? shear stress. शियर स्ट्रेस। एरिया के अलोंग भी एक स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। और सर ये वाले एरिया पर जब आपने बनाया तो आपने ऊपर की तरफ क्यों बना दिया? आगे की तरफ भी तो आ सकती है। बिल्कुल आगे की तरफ भी आ सकती है, आगे की तरफ भी आ सकती है। ये एक शियर स्ट्रेस हो गई। सर मतलब दोनों सेम ही होंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये दो वैल्यूज जो मैंने शियर की बनाई है राइट वाले प्लेन पर, शियर स्ट्रेस इस तरफ कुछ और हो सकता है, इस तरफ कुछ और हो सकता है। ऐसे ही यहां भी इस तरफ कुछ और हो सकता है, इस तरफ कुछ और हो सकता है, यहां भी इस तरफ कुछ और हो सकता है, इस तरफ कुछ और हो सकता है। अब बताओ तुम्हें एक सॉलिड बॉडी के एक सिंगल पॉइंट पर तुम्हें स्ट्रेस को पूरी तरह से जानने के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी? काउंट करते हैं हम लोग। एक तो ये नॉर्मल स्ट्रेस, एक ये नॉर्मल स्ट्रेस, एक ये नॉर्मल स्ट्रेस, एक ये वाली शियर 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 स्ट्रेस। एक ये वाली शेयर स्ट्रेस, एक ये वाली शेयर स्ट्रेस। कितनी वैल्यूज हुई टोटल? बोलो। 9 9. 9 वैल्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या ये अलग अलग बॉडीज की बात हो रही है? नहीं, एक ही बॉडी की बात हो रही है। और क्या ये एक बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स की बात हो रही है? नहीं, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। 9 वैल्यूज चाहिए होंगी स्ट्रेस को पूरी तरह से जानने के लिए। एक सॉलिड बॉडी के एक सिंगल पॉइंट पर आपको 9 वैल्यूज चाहिए होंगी। स्केलर क्वांटिटीज बेटा वो होती हैं जिनको पूरी तरह से जानने के लिए सिर्फ एक वैल्यू की जरूरत होती है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बुक का मास कितना है, तुम बोलोगे बुक का मास है 220 ग्राम्स, और बात इतने पे ही खत्म हो जाएगी। बात इतने पे ही खत्म हो जाएगी जब जैसे ही तुम बोलोगे 220 ग्राम्स, खत्म। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं बच्चों 3 वैल्यू. को जानने के लिए हमें 2D में अगर देखें कोई फोर्स तो कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी? एक Fx चाहिए होगा और एक Fy चाहिए होगा। बचपन में इसी बात को तुम दूसरे तरह से बोलते हो कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगे। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगे, तब तुम इस बात को ऐसे बोलते थे। बट
अभी तुम कह रहे हो कि वेक्टर को जानने के लिए दो वैल्यूज, अरे नहीं नहीं, 3D में हो सकता है तो FZ भी तो आ जाता। इसलिए एक वेक्टर वो क्वांटिटी है बेटा जिसको जानने के लिए 3 वैल्यूज की जरूरत है। स्ट्रेस को जानने के लिए तो हमें 9 वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है। ऐसी क्वांटिटी के लिए हमें 9 वैल्यूज की जरूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को ना तो स्केलर कह सकते हैं और ऐसी क्वांटिटीज को ना तो वेक्टर कह सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। 9 वैल्यूज चाहिए होंगी, 9 वैल्यूज चाहिए होंगी एक पॉइंट पर डिफाइन करने के लिए। स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन स्ट्रेस का एक स्पेशल केस, जब तीनों स्ट्रेसेस, बताओ कौन बताएगा स्पेशल केस में क्या क्या होगा? सर मैं सर बताऊं? हाँ, सर जब सारी फोर्सेस इक्वल हो और परपेंडिकुलर हो वो एरिया से, और अम, अब हम आ गए एक स्पेशल केस के अंदर, और वो स्पेशल केस है लिक्विड या गैस। लिक्विड या गैस के किसी पॉइंट पर जाकर तुम देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों तरफ से, याद रखना ये इतना बड़ा क्यूब मैं बनाता हूं तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर हम लोग गए और वहां माइक्रो डायमेंशंस के प्लेन देखे हमने। वहां तीनों तरफ से पहली बात तो कॉम्प्रेसिव 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 ही डेवलप हो सकता है। अब तुम्हारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड अलग अलग नहीं है। अब तुम्हारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों इक्वल है बेटा, और तीनों कॉम्प्रेसिव है। तो ये भी कॉम्प्रेसिव, ये भी कॉम्प्रेसिव, ये भी कॉम्प्रेसिव, ठीक है। और ज्यादा आप ऐसे सोच सकते हो कि क्यूब को ना भी सोचो तो भी चलेगा, कि एक पॉइंट पर इधर से जो प्रेशर आएगा, 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 पहली बात तो टेंसाइल आ नहीं सकता, कॉम्प्रेसिव ही आएगा सब तरफ से। दूसरी बात, सब तरफ से इक्वल होगा। अब बताओ, प्रेशर को, एक फ्लूइड के किसी पॉइंट पर प्रेशर को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए आपको कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी? क्योंकि सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में एक जैसा है, क्योंकि सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में एक जैसा है, इसलिए आपको एक ही वैल्यू चाहिए। आपको पहले सिग्मा एक्स अलग चाहिए था, सिग्मा वाई अलग चाहिए था, सिग्मा जेड अलग चाहिए था, लेकिन अब आपको तीनों तरफ से, सब तरफ से एक ही वैल्यू चाहिए होगी। और बेटा एक ही वैल्यू चाहिए होगी तो हम प्रेशर को स्केलर कहेंगे। बट सर उसके पास तो डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन उसकी फिक्स है। क्या फिक्स है? जिस प्लेन पे लगेगा उस पे 90 डिग्री लगेगा। तो उसको जानने के लिए हमें डायरेक्शन अलग से बतानी नहीं पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली फिक्स है। उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली फिक्स है, जिस प्लेन पर लगेगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा, जिस प्लेन पर लगेगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए उसे वेक्टर नहीं कह सकते। और क्योंकि प्रेशर सब तरफ से बराबर 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 एक्ट करता है फ्लूइड्स में, इसलिए उसे टेंसर भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही वैल्यू से काम चल जाएगा। आपको एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग और जेड डायरेक्शन में अलग रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो प्रेशर है स्ट्रेस का ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्ट्रेस को टेंसर कहोगे और प्रेशर को स्केलर कहोगे। ये था तीसरा ऑब्जर्वेशन। चलते हैं हम लोग चौथे ऑब्जर्वेशन पर। सर हाँ सर। सर अगर प्रेशर एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है तो उसको प्रेशर नहीं बोलेंगे, उसको उसे, स्ट्रेस। इसका मतलब है कि आप सॉलिड्स में गए, क्योंकि फ्लूइड सस्टेन ही नहीं कर पाएगा अगर एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, फिर वो फ्लो कर जाएगा, फिर हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पहुंच जाएंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। तो अभी हम याद रखना, स्टैटिक फ्लूइड बोल रहे हैं ना बार बार, कि रुका हुआ फ्लूइड है, स्टैटिक है। तो अगर स्टैटिक है, एक तरफ से प्रेशर ज्यादा हो गया तो फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा तो स्टैटिक ही नहीं रहा, स्टैटिक ही नहीं रहा तो हमारी एनालिसिस तो हम स्टैटिक के लिए कर रहे हैं सारी। समझ गया। हाँ, तो चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि किसी स्टैटिक फ्लूइड में, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से इसके पहले जो चीजें मैंने बताई वो आपको कभी पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन
क्योंकि हमारा टारगेट है हर पॉसिबिलिटी को कवर करना, हर पॉसिबिलिटी को टच कर लेना। इसलिए हम एक-एक बात जानते चल रहे हैं, हर चीज की डेप्थ में जाएंगे, हर चीज को जड़ से लेकर और हर पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे। तो पहले की बातें आपको चांसेस है कोई नहीं पूछने वाला आपको कि प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है, बट फिर भी जानते रहो। यहां से चीजें, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप एक स्टैटिक फ्लूइड में हो, कौन से फ्लूइड में? स्टैटिक फ्लूइड में, तो बच्चों किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर एक जैसा होगा, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पर सिंगल वैल्यू चलेगी। मतलब यहां एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर गया मैं और मैंने कैलकुलेट किया P1 है प्रेशर, तो फिर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर फिर से P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा। हाँ, यही तुम किसी दूसरे प्लेन पर जाओगे, अगर नीचे गए तुम किसी दूसरे प्लेन पर, तो मेरे प्यारे बच्चों तो प्रेशर फिर से हर पॉइंट पर एक जैसा होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो P1 होगा। अब हर पॉइंट पर P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा। नाउ एवरी पॉइंट विल हैव P2 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 P2। सिमिलरली अगर तुम किसी तीसरे प्लेन पर गए, अगर तुम किसी तीसरे प्लेन पर गए, लेट्स से उस स्टैटिक फ्लूइड के एक तीसरे प्लेन पर गए, तो तुम्हें हर पॉइंट पर P3 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 मिलने लगेगा। बट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पर तो एक जैसा रहता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों चेंज होता रहता है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो चेंज होता रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जाने पर बढ़ता है प्रेशर और ऊपर जाने पर कम होता है। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाने पर कम होता है। अब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? भाई बढ़ता है तो एक सवाल उठ जाएगा ना तुरंत कि सर ठीक है, बढ़ता है तो कैसे इंक्रीज होता है? बेटा हमारे स्कोप में हम ज्यादा 99.99% केसेस में इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करने वाले हैं। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसा होता है जिसका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पर चेंज ना हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि ये बात आपको बार बार मैं बोलूंगा आगे, और ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है सर? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट हो या फिर जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो प्रेशर बढ़ाने पर। प्रेशर बढ़ाऊं तो जिसके वॉल्यूम में कुछ खास फर्क ना पड़े। नहीं नहीं, खास फर्क नहीं, जीरो चेंज हो। वाटर ऐसा एक फ्लूइड है जो लगभग लगभग इनकॉम्प्रेसिबल है। नहीं, अभी नहीं को कंटिन्यू कर दूंगा। तो एक एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर है, याद रखना सिर्फ इनकॉम्प्रेस, ये बात तो सबके लिए सच है कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो नीचे जाने पर प्रेशर लीनियरली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चों? लीनियरली बढ़ेगा। यहां अगर P1 वैल्यू में प्लॉट करूं और यहाँ P3 वैल्यू प्लॉट करूं, यहाँ P2 वैल्यू प्लॉट करूं, यहाँ P3 वैल्यू प्लॉट करूं, तो इन तीनों में एक लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा। लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा। याद रखना सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, लीनियर वेरिएशन वाली बात सच है। लेकिन प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ेगा, ये सारे फ्लूइड्स में सच है। सो नीचे जाने पर नीचे जाने पर
प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। किसके लिए सच है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए या सबके? बोलो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। फंस गया ये। नीचे जाने हर पर प्रेशर फ्लूइड के लिए। बढ़ेगा और ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल फ्लूइड्स। दिस इज वैलिड फॉर ऑल फ्लूइड। ऑल फ्लूइड्स। ये बात सारे ही फ्लूइड्स के लिए सच है। बट नीचे जाने पर लिनियरली बढ़ेगा, वो बात इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए सच है। बट वेरिएशन लीनियर होगा, वो बात इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए सच है। बट वेरिएशन लीनियर होगा सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि एग्जांपल में लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल चेंज होता है। कौन बताएगा? हाँ सर, बोलो। एयर एयर नहीं, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। हाँ, हमारी धरती माँ के ऊपर जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसे अलग अलग जोन में बांटा गया है। वो अर्थ के तो सरफेस पे सबसे ज्यादा रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो कम होता जाएगा। हाँ, वो तो बात तो वही है, नीचे जाने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा। तो यहां से लेकर 10 किलोमीटर तक, अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर आसमान में प्रेशर कम होता रहता है और नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। और वो लीनियरली नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली होता है। मैंने तो आपको इसका इंट्यूशन भी बताया था कि लीनियरली क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज नीचे जाने पर एक्चुअली फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और क्योंकि ऊपर जो 10 किलोमीटर ऊपर जो हवा है, वो बहुत कम डेंसिटी है उसमें, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, डेंसिटी कम है, इसलिए वहां पर प्रेशर ऑलमोस्ट पहले कांस्टेंट ही रहेगा। हवा ना के बराबर है, एयर पार्टिकल्स ना के बराबर है, इसलिए प्रेशर में देखो ना, ना के बराबर इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे तुम नीचे आओगे, तुम देखोगे कि अब प्रेशर में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखने लगा। अब प्रेशर में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखने लगा। क्यों? क्योंकि अब जो एयर है उसकी डेंसिटी बढ़ने लगी, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के पास आने लगे। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के पास आने लगे, एयर की डेंसिटी और बढ़ गई, और बढ़ गई, तो प्रेशर में होने वाला जो डेंसिटी की वजह से जो प्रेशर में होने वाला इंक्रीज है बेटा, वो और तेज दिखने लगा और स्टीप दिखने लगा। और जब अर्थ के सरफेस के बहुत पास आ जाओगे तो देखो कितनी तेज बढ़ा प्रेशर, तो प्रेशर और तेज बढ़ा। तो सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में भी फिर ये होना चाहिए, ये बात तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में भी होना चाहिए था कि प्रेशर यहां धीमे बढ़ना चाहिए था, फिर और नीचे जाते तो प्रेशर तेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां तो सेम रेट से बढ़ रहा है। यहां तो देखो ना, सेम रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वाटर जैसे फ्लूइड्स की डेंसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगी, तो उसकी डेंसिटी एक जैसी रहेगी। इसलिए आपको प्रेशर में जो ग्रोथ दिख रहा है, प्रेशर में जो बढ़ोतरी दिख रही है, वो बेटा एक जैसी दिख रही है। एक जैसी बढ़ोतरी को ही तो लीनियर कहते हैं। ऑब्जर्वेशन 4 एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इन बातों की। ऑब्जर्वेशन 5 क्या था बच्चे?
कि ठीक है, आपने बता दिया प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ता है, प्रेशर ऊपर जाने पर कम होता है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेशर हर जगह सेम रहता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हर जगह सेम रहता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हर जगह सेम रहता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हर जगह सेम रहता है। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से दूसरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जाएंगे तो बढ़ेगा, हाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम होगा। बट उसका कुछ फॉर्मूला है क्या? हाँ फॉर्मूला है, हम लोगों ने प्रूफ किया था फॉर्मूला, वो मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा जब मंडे को क्लास रीओपन स्कूल में। बट अभी मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि अगर किसी कंटिन्यूअस फ्लूइड, अगर किसी कंटिन्यूअस और स्टैटिक फ्लूइड में तुमने एक पॉइंट पर प्रेशर P1 देखा और एक पॉइंट पर प्रेशर तुमने P2 देखा, और दोनों के बीच में जो गैप है बेटा वो h है, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो P2 विल बी P1 प्लस समथिंग या P1 माइनस समथिंग, ज्यादा है तो प्लस रो जी P1 प्लस समथिंग, और वो समथिंग होता है रो जी एच। प्रेशर में जो इंक्रीज होता है वो रो जी एच के इक्वल होता है। ये पिछली क्लास में हमने प्रूव किया था। जिन लोगों ने लाइव तो थी ही नहीं, रिकॉर्डिंग भी अभी मैं डाल नहीं पाया हूं, तो जिन लोगों को उस चीज की एक्सेस अभी नहीं है, चिंता मत करना, ये बात हमने प्रूव की है। तो मैं पीडीएफ ऐड करूंगा, रिकॉर्डिंग ऐड करूंगा, तो वहां से प्रूफ आप देख लेना। स्कूल एग्जाम्स में वो प्रूफ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। याद रखना नीचे जाने पर रो जी एच ऐड करना है हमेशा, नीचे जाने पर रो जी एच ऐड करना है हमेशा, और बेटा ऊपर जाने पर रो जी एच सब्ट्रैक्ट करना है। सर आपने ऊपर बोला जाने पर साइन कन्वेंशन भी होता है ना? साइन कन्वेंशन दोनों अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इसीलिए मैं साइन कन्वेंशन के पचड़े में पड़ता ही नहीं। कि आप, होता क्या है कि जनरली आप अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हो। अब पूरी जिंदगी आपने अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव मानने में बिता दी। अब अचानक से मैं आपको बोलूंगा कि फ्लूइड में उल्टा करना, नीचे जाने पर क्योंकि प्रेशर बढ़ता है पॉजिटिव कन्वेंशन मानना और ऊपर जाने पर नेगेटिव कन्वेंशन मानना, तो तुम बोलोगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। इसलिए मैं साइन कन्वेंशन के पचड़े में ही नहीं पढ़ रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के टेंशन में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, नीचे जाएंगे ऐड रो जी एच, ऊपर जाएंगे सब्ट्रैक्ट रो जी एच। तो ये बात बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, ये बात बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। एज वी गो डाउन ऐड रो जी एच, एज वी गो अप सब्ट्रैक्ट रो जी एच। ठीक है। हाँ, इसका प्रूफ जो है हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो मैं फिर से बता दूं, वहां से हम उसको रिकॉर्डिंग जब मैं ऐड करूंगा तो जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है कंप्लीट कर लेना। ऑब्जर्वेशन 6 क्या था बच्चों? कि सर शेप ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, बस हाइट पे डिपेंड करता है। क्या हुआ मोक्ष? ऑब्जर्वेशन 6 वो था कि अलग अलग कंटेनर्स देखे थे हमने, और आपने पूछा था कि प्रेशर किस में ज्यादा है। हाँ, तो याद रखना प्रेशर में जो इंक्रीज होता है वो कंटेनर के शेप वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। मान लो मैं 3 कंटेनर ले लूं जिसमें बराबर बराबर हाइट तक मैंने फ्लूइड भर दिया, और थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं कि तीनों कंटेनर्स के बेस पे डायमीटर भी सेम है। बेस का जो रेडियस है बेटा तीनों कंटेनर्स का वो सेम है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तीनों कंटेनर्स हैव गॉट द सेम बेस रेडियस या बेस डायमीटर। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है, डिफरेंट बेस डायमीटर भी हो तो चलेगा, लेकिन तीनों में मैंने सेम हाइट तक फ्लूइड भर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रेशर पहले कंटेनर में ज्यादा होगा या दूसरे कंटेनर के बेस पर प्रेशर ज्यादा होगा या तीसरे कंटेनर के बेस पर प्रेशर ज्यादा होगा, आप बोलोगे तीनों में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर में
डेंसिटी मैटर करती है, हाइट मैटर करती है और ग्रेविटी मैटर करती है, और तीनों तो बदले ही नहीं। तो चाहे आप P1 लिखो या P2 लिखो, यहाँ सरफेस पर जो भी प्रेशर है उसे आपने P0 मान लिया, और नीचे जाएंगे तो रो जी एच ऐड करेंगे, सो रो जी एच ऐड कर दिया। P2 के केस में क्या किया? P2 के केस में भी यहाँ पर प्रेशर P0 है, P0 मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, प्लस प्लस क्यू, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं इसलिए प्लस कर दिया, रो जी एच। अगर यहाँ जो फ्लूइड आपने भरा है, यहाँ भी वही फ्लूइड भरा है, यहाँ भी वही फ्लूइड भरा है, तो फ्लूइड की डेंसिटी तो वही रहेगी, और ग्रेविटी तो तीनों केसेस में सेम रहेगी ही रहेगी, और हाइट सेम है। तो कंटेनर के शेप से इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर में जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेंगे कि फ्लूइड सेम है और सेम हाइट पे गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम हाइट पर गए तो सेम ही मिलेगा। P3 भी हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। यही नहीं, यहां इस पर्टिकुलर केस में तो बेस पे फोर्स भी सेम डेवलप होगा। क्यों बेस पे फोर्स सेम डेवलप होगा? बेस पे फोर्स क्यों सेम डेवलप होगा बोलो? ये जो एरिया तीन मैंने बनाए, हाँ, एरिया सेम है सबका। क्योंकि तीनों ही केसेस में बॉटम का एरिया सेम है, बॉटम का एरिया सेम है, आर मैंने बताया था सेम है। तो फोर्स, तुम जानते हो ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो बेटा प्रेशर इनटू एरिया बन जाएगा फोर्स, फोर्स बन जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, लेकिन क्योंकि प्रेशर तो सेम ही है तीनों केसेस में, एरिया भी सेम है, तो बेस पर फोर्स भी सेम डेवलप होगा। अगर एरिया सेम है तो बेस पर फोर्स भी सेम डेवलप होगा तीनों केसेस में। एक मिनट, मेरा लैपटॉप कह रहा है कि मुझे भूख लग गई है, तो मैं जरा इसकी भूख की थोड़ी दवा कर दूं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, एरिया अगर डिफरेंट होगा तो बेस पे फोर्स तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हाइट अगर सेम है और डेंसिटी फ्लूइड अगर आपने सेम रखा है तो प्रेशर तो नहीं चेंज होगा। चाहे फिर शेप आपने कंटेनर का ऐसा रखा हो या ऐसा रखा हो या ऐसा रखा हो या ऐसा रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें बस सेम हाइट तक सेम फ्लूइड फिल करना है। अगर तुमने सेम हाइट तक सेम फ्लूइड फिल करके रखा है, सेम हाइट तक सेम फ्लूइड फिल करके रखा है, तो ये मत सोचना कि सर हेलो, तीसरे वाले में तो बहुत ज्यादा फ्लूइड आ गया तो ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तीसरे वाले में बेस पे एरिया ज्यादा है तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन बेटा प्रेशर सेम ही रहेगा। सेम हाइट तक तुमने भरा और सेम फ्लूइड भरा, यहां भी, यहां भी, सो सारे ही केसेस में बेस पर प्रेशर एक जैसा रहेगा, क्योंकि सारे ही केसेस में तुमने हाइट सेम रखी है। सो एज लॉन्ग एज तुम्हारा फ्लूइड का हाइट सेम है, सेम प्रेशर एट बॉटम रहेगा चारों केसेस में। सर हाँ सर। सर आपने वो ऊपर वाले केस में जहाँ पे 3 कंटेनर थे, आपने समझाया था कि तीसरे वाले में फ्लूइड, पहले वाले में फ्लूइड ज्यादा है तो वो साइड में डिसिपेट हो जाता है, पर आपने तीसरे वाले का नहीं बताया था, क्योंकि क्योंकि मैंने तीसरे बोला था तीसरे वाले का आपको सोचना है। हाँ, नहीं सोच पाए। हाँ तो सोचो। सर उसका भी शायद साइड में डेसिपेट हो जाता ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सर आसानी उसका से साइड में डिसिपेट हो जाता है, ये कैजुअली कह के आगे नहीं बढ़ सकते।
सब बता दो सर, नहीं सोच सर कुछ बट कुछ। मैंने जो सर्च किया उसके हिसाब से वही होता है। तो तुम सर्च कर रहे हो, यही सबसे बड़ी गलती है ना। मैंने तुमको टास्क क्यों दी, मैं ही बता देता ना। फिर जब मैं तुमको कोई टास्क देता हूं तो मैं तो इसलिए देता हूं कि तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़े, कि तुम अपने दिमाग को ग्राइंड करो, कि तुम अपने दिमाग को घिसो, कि तुम सोचो, जूझ जाओ उससे, लड़ जाओ उससे। और तुम सर्च करने लग जाते हो यार। तुम सर्च करने लग गए तो फिर तुमने खुद को डेवलप कहां किया। सर मैंने लास्ट में सर्च किया था। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। जिद पकड़ लेनी है कि ये बात अगर मैं खुद से निकाल सकता हूं तो निकालूंगा, नहीं तो मैं नहीं पूछूंगा किसी को। फिर तो यार सर बैठे ही हुए हैं ना बताने के लिए। सर ने तुम पे क्यों छोड़ा, इसलिए कि जाके तुम सर्च कर लो। सर ने तुम पे इसलिए तो सर ही बता देते ना। थोड़ा सोचो, सोच लोगे, ऐसा नहीं है। जब तुम वैसाखियों का सहारा लेना छोड़ देते हो ना, तो उस समय तुम्हारा दिमाग कहता है कि हाँ, मैं हूं, कैपेबल हूं। और जब तक तुम वैसाखियों का सहारा लेते रहते हो, तब तक दिमाग बोलता है क्या करना। थोड़ी देर में पूछेगा ही ये जेमिनाई से या चैट जीपीटी से। ऑब्जर्वेशन नंबर 7। बेटा, प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला प्रेशर कौन सा है, मतलब हमारी डेली लाइफ में? एयर का प्रेशर, जो हमारे आसपास की एयर है। और हमारे आसपास की जो एयर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्यूरेट वैल्यू, लगभग लगभग एवरेज मीन वैल्यू जो मेजर की गई है, वो है 101,325 पास्कल। 101,325 पास्कल, या इसे किलो पास्कल में हम लोग लिखेंगे 101.325 किलो पास्कल। ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 100 किलो पास्कल ले ली जाएगी, या 1 लाख पास्कल ले ली जाएगी। 1 लाख पास्कल कह दो या 100 किलो पास्कल कह दो, बात सेम है। ठीक है। इसी में ऑब्जर्वेशन नंबर 8 हमने देखा था कि प्रेशर को ना हाइट में बदला जा सकता है। प्रेशर को हाइट में बदला जा सकता है। कभी भी प्रेशर आपको गिवन हो या प्रेशर डिफरेंस गिवन हो और आपको बोला जाए कि हाइट क्या है फ्लूइड की, तो आपको बस रोजी से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है। नहीं समझा सर, समझ जाओगे। हमने क्या लिखा था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ठीक है। इस बात को जरा ध्यान से समझ लेना। तो क्या हम लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं H इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो जी। कोई भी प्रेशर डिफरेंस को अगर आप रोजी से डिवाइड कर दोगे तो वो हाइट, इक्विवेलेंट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार आपको प्रेशर ऐसे बताया जाएगा, 200 mm ऑफ वाटर। कई बार प्रेशर आपको ऐसे बताया जाएगा, 12 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर आपको बताया जाए प्रेशर कि प्रेशर है 0.3 मीटर ऑफ वाटर, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ जीरो, वाटर की 0.3 मीटर हाइट में जितना प्रेशर डिफरेंस बिल्ड होता, और क्योंकि बात वाटर की जा रही है इसलिए डेंसिटी को हम लोग, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रख देंगे यहाँ पर। तो 0.3 और रो जी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेटा 0.3 और डेंसिटी हो गया अपना वाटर का 1000, एंड चलो जी की वैल्यू अगर 10 ले लूं मैं, तो ये हो गया 3000 पास्कल
का प्रेशर। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें प्रेशर गिवन हो और तुम्हें हाइट में कन्वर्ट करना हो तो तुम बता लोगी, और तुम्हें हाइट गिवन हो तुम्हें प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो तुम बता लोगी। जैसे मान लो कभी मैं कह दूं कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज, मैं तुम्हें बोल दूं प्रेशर एट अ पॉइंट इज pressure at a point is 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में वहां मर्क्यूरी है, इसका मतलब ये है कि 90 मर्क्यूरी के 90 सेंटीमीटर हाइट पे जितना प्रेशर बिल्ड हुआ होता उतना प्रेशर है वहां पर। हो सकता है हम किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हो और आपको ऐसे बता दिया जाए कि उस कंटेनर का प्रेशर है 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और इसमें भरी है नाइट्रोजन। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर कंटेनर के अंदर रखी है नाइट्रोजन और बात मर्क्यूरी की हो रही है। तो बात मर्क्यूरी की हो रही है मतलब मर्क्यूरी की 90 सेंटीमीटर हाइट पे जितना प्रेशर बिल्ड हुआ होता उतना प्रेशर इस नाइट्रोजन गैस के अंदर है। कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत इजी, हाइट गिवन हो तो रोजी से मल्टीप्लाई कर देना है और प्रेशर गिवन हो बेटा तो रोजी से डिवाइड करोगे तो हाइट में कन्वर्ट होगा। जैसे यहां हाइट गिवन है, मर्क्यूरी का हाइट गिवन है, सो हम लोग इसे रो जी एच लिख देंगे। मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600। अरे ये सब कॉल कर देते हैं तो मेरा फोन का कैमरा पॉज पे चला जाता है। और ग्रेविटी ले ली मैंने 10। अच्छा 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9। याद रखना हम लोग चाहें तो सब कुछ सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। जैसे ये 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में फिर रखनी होगी तो इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हम मीटर में रखेंगे, सब कुछ मीटर में रखेंगे तो ये 9 हो गया इंटू 9। बेटा कोई कैलकुलेट करके बताओ। 13,000 122,400 122,400 0 400 पास्कल। ठीक है, तो इस बात को जरा याद रखो कि कभी कभी आपको प्रेशर ऐसा गिवन हो कि 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है या 0.3 मीटर ऑफ वाटर है प्रेशर किसी जगह पर, तो तुम उसे कन्वर्ट कर लोगे। और उल्टा भी आपको बड़ा काम आएगा। आपको कई बार प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला जाएगा और आंसर पूछेंगे वो कि हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ वाटर, प्रेशर हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। तो उल्टा काम भी करना तुम्हें आना चाहिए। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि किसी कंटेनर में जो प्रेशर है, किसी कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और मैंने तुम्हें बोल दिया इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज 250 किलो पास्कल। तो बताओ हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी द प्रेशर इज। हाइट के टर्म्स में प्रेशर क्या है इस कंटेनर के अंदर? बहुत आसान है, तुम्हें रोजी से डिवाइड कर देना है। हाइट के टर्म्स में निकालना हो तो तुम्हें रोजी से डिवाइड कर देना है। किलो पास्कल को पास्कल में चेंज किया, रोजी से डिवाइड कर दिया 13,600 और 10। तो ये कैलकुलेट करके बताओ, मीटर मिलेगा ये क्योंकि यहां मीटर है, यहां भी मीटर है और जी की वैल्यू में भी मीटर है।
यहाँ पास्कल यूज किया है मैंने, यहाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई कैलकुलेट करके बता दो बेटा, कितने सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितने सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्विवेलेंट है? हाँ, मर्क्यूरी की इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसलिए 13,600 यानी मर्क्यूरी की डेंसिटी से डिवाइड किया। हाँ बोलो। 1.83 1.83 1.82 meter. So that becomes 182 सेंटीमीटर। मजा ही आ गया। ऑब्जर्वेशन 8 में मैंने बैरोमीटर भी बताया था, बट वो आप अगेन रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेना। रिकॉर्डिंग आज शाम तक ऐड करवाता हूँ, थोड़ी देर में मैं जाऊंगा ईवा, वहां से पेन ड्राइव में सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, फिर बैठ के ऐड करता हूँ, क्योंकि वेबसाइट हमारी वापस रिस्टोर हो चुकी है, पूरी मेंटेन हो चुकी है। ऑब्जर्वेशन 9 में मैंने आपको बताया था कुछ इंटरेस्टिंग, क्या कि बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसी पॉइंट का प्रेशर अगर सीधे सीधे रिपोर्ट किया जाए, ट्रू प्रेशर अगर किसी पॉइंट का रिपोर्ट किया जाए, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? बोलो। किसी पॉइंट का ट्रू प्रेशर बेटा अगर रिपोर्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रटवाया मैंने तुम्हें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 100 किलो पास्कल या 1 लाख पास्कल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं तो कहूंगा आप एक्यूरेट वाली भी याद रखो। एक्यूरेट एवरेज वैल्यू है 101325, याद रखना, वो भी एक्यूरेट एवरेज है। एवरेज क्यों? क्योंकि अर्थ में, अमेरिका में जाकर देखोगे तो अर्थ के सरफेस पर प्रेशर कुछ और दिखेगा, और इंडिया में देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो पूरे अर्थ का एवरेज एक कैलकुलेट किया गया है, और वो एवरेज वैल्यू है 101325। भाई सब जगह एटमॉस्फेयर एक जैसा थोड़ी ना है, सब जगह बादल एक जैसे नहीं है, सब जगह एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है, सब जगह पॉल्यूशन एक जैसा नहीं है। इसलिए ये एक ग्लोबल एवरेज है। ये पूरी अर्थ पर जो सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका एक एवरेज वैल्यू है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं एवरेज एक्यूरेट वैल्यू। तो बेटा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से डिफरेंस लेकर अगर आपको बताया जाएगा तो हम उसे गेज प्रेशर कहेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस लेकर अगर बताया जाएगा तो हम उसे वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। है, ये तो दोनों बातें सेम हो गई, मतलब गेज प्रेशर भी कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर भी कहेंगे। नहीं, अगर जिस पॉइंट पर तुम देख रहे हो वहां पे एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे, और अगर जिस पॉइंट पर तुम देख रहे हो वहां पर एटमॉस्फेरिक से कम है तो उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। सर आप एग्जाम्पल से बता सकते हो क्या? एग्जाम्पल से ही समझना इस बात को ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि किसी पॉइंट का प्रेशर, मैं अगर बोलूं किसी पॉइंट पे प्रेशर है 70 किलो पास्कल गेज, इसका क्या मतलब है? वहां पे प्रेशर कितना है? If I ask you that somewhere the pressure is 70 kilopascal gauge, what does this mean even? This means उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का डिफरेंस गिवन है, कितना? 70 किलोपास्कल। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 100 किलोपास्कल।
तो उस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का ट्रू प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का ट्रू प्रेशर हो जाएगा 100 प्लस 70, 170 किलो पास्कल। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी पॉइंट का, अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी पॉइंट पे 70 किलो पास्कल वैक्यूम है, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि एटमॉस्फेरिक से तुम्हारे एक्चुअल प्रेशर का डिफरेंस 70 है, लेकिन वैक्यूम है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक से नीचे हो तुम। एटमॉस्फेरिक 100 है तो तुम 30 हो, एटमॉस्फेरिक 100 है तो तुम 30 हो। तो इस बार तुम्हें गिवन है तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस इज अगेन 70, लेकिन नेगेटिव 70। वैक्यूम गिवन होगा तो तुम नेगेटिव 70 रखोगे। एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में तुम्हारा प्रेशर, तुम जहां पर देख रहे हो वहां पर प्रेशर कम है, बट एटमॉस्फेरिक की वैल्यू 100 किलो पास्कल होती है, पुट कर दी मैंने। तो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर या मेरा उस पॉइंट का ट्रू प्रेशर मुझे मिल गया, वो हो जाएगा 100 माइनस 70, 100 माइनस 70 विच इज 30 किलो पास्कल। सर तो हम बोलेंगे 30 किलो पास्कल वैक्यूम? नहीं, अब वैक्यूम नहीं बोलोगे, अब तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। अब वहां का प्रेशर 30 किलो पास्कल है, दैट्स इट। बट उसी 30 किलो पास्कल को हम एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में बोल रहे थे कि वहां से 70 नीचे हैं हम। कुल मिला के बेटा तुम्हें गेज गिवन हो तो याद रख लेना तुम्हें उस जगह के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस गिवन है। वैक्यूम भी गिवन हो तो याद रख लेना तुम्हें उस पॉइंट के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का डिफरेंस गिवन है। बस गेज गिवन हो तो प्लस रखना, वैक्यूम गिवन हो तो माइनस रखना। हाँ सर बोलो। सर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या लेना होता है क्वेश्चंस में? आपको गिवन होगा। अच्छा, हाँ हर क्वेश्चन में? हाँ, हर क्वेश्चन में। नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट 100 किलो पास्कल, ओके सर। वैसे गिवन ही होगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन प्रेशर है क्या? नॉर्मल फोर्स ऑन यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स ऑन यूनिट एरिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन सॉलिड्स के अंदर नॉर्मल फोर्स टेंसाइल भी डेवलप हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी डेवलप हो सकता है, लेकिन फ्लूइड के अंदर सिर्फ कॉम्प्रेसिव नेचर का ही फोर्स डेवलप हो सकता है, वो भी सब तरफ से इक्वल 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 इक्वल। तीसरा ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है लेकिन प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर के लिए एक ही वैल्यू काफी है, सब तरफ से बराबर 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 होगा, पहली बात। दूसरी बात, सब तरफ से कॉम्प्रेसिव 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 होगा। चौथा ऑब्जर्वेशन, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा। और इवन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर प्रेशर लीनियरली चेंज होगा। हाँ, एटमॉस्फेयर के लिए कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर अगर 30 किलोमीटर जाकर 10 किलोमीटर ऊपर जाकर अगर हम एयरप्लेन से कूद जाएं तो वहां प्रेशर बहुत कम होगा, और धीरे धीरे नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तुमने सुना भी होगा माउंट एवरेस्ट पर प्रेशर इतना कम है कि लोग सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाहर प्रेशर अगर कम हो गया, ठीक है, तो फिर पंप नहीं होगा इजीली। बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी एयर जो है वो इजीली अंदर घुसेगी नॉस्ट्रल्स से। बाहर का प्रेशर इतना कम हो गया कि एयर को तुम बहुत सकिंग करना पड़ेगा, एयर खुद सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए तुमने सुना होगा माउंट एवरेस्ट पर जाने पर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। पांचवा ऑब्जर्वेशन, कैसे चेंज होगा? बस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात होगी 99.9% केसेस में, और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर मेरे बच्चों
नीचे जाएंगे तो रो जी एच ऐड कर देंगे, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे। छठा ऑब्जर्वेशन, कंटेनर के शेप और इन सारी बातों पर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉटम पर जाएंगे तो प्रेशर सेम ही रहेगा एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम फ्लूइड एंड सेम हाइट। सातवां ऑब्जर्वेशन, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उसे हमें रटना होगा। आठवां ऑब्जर्वेशन, कई बार ऐसा होगा कि प्रेशर को हाइट में या हाइट को प्रेशर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, आप कर लोगे। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, अगर कभी गेज प्रेशर गिवन हो तो मतलब उस पॉइंट का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का डिफरेंस गिवन है। वैक्यूम प्रेशर गिवन है तो भी डिफरेंस गिवन है, बस अंतर इतना है कि गेज में आप एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो, वैक्यूम में आप एटमॉस्फेरिक से कम हो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑफ कोर्स जिन्होंने पहले वाली क्लास अटेंड की है उनके लिए सिर्फ ये एक रिवीजन सेशन जैसा ही रहा, बट ठीक है, कुछ बातें अगर वापस सॉलिड हो जाएं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये बड़े प्यारे नोट्स बन गए हैं, तो क्यों ना मैं इनको ऐड कर दूं फटाफट। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। सर बाय बाय। बाय सर। सर सर अभी राजीव सर की क्लास है। नहीं नहीं नहीं, अब कोई क्लास नहीं होगी, अब कल टेस्ट दो, और कल के टेस्ट में मेरा पोर्शन जो रहेगा वो दोनों रहेंगे, यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट भी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी। अभी फ्लूइड में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, बट फ्लूइड हम नेक्स्ट वीक लगभग वाइंड अप कर देंगे। और बाकी बाकी सब्जेक्ट का हाँ, अपडेट करता हूँ फटाफट। तो कल फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आ रहा? नहीं, फ्लूइड नहीं आएगा कल। अच्छा ठीक है फ्लूइड में अभी कोई प्रैक्टिस ही नहीं करवाई मैंने। ओके सर। हाँ, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। हेलो, चलो बाय।